Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 9th कंप्यूटर साइंस के लिए आज हम यूनिट नंबर 1 का लास्ट लेक्चर एक्सरसाइज के मुतालिक डिस्कस करेंगे। जी, यूनिट नंबर 1 में अजीज तलबा आपने जिन जिन टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया हुआ है उनमें है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, इसी तरह से फ्लो चार्ट्स को हमने डिस्कस किया था, फिर इसी तरह से एल्गोरिथम को डिस्कस किया था बड़ी डिटेल के साथ, फिर नेक्स्ट हमने टेस्ट डेटा को डिस्कस किया था, फिर इसी तरह से वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को डिस्कस किया, और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। ये थी हमारी लर्निंग आउटकम्स यूनिट नंबर 1 की प्रॉब्लम सॉल्विंग की। इसको एक दफा समरी की सूरत में डिस्कस करेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनको सॉल्व करना है, क्या उनका आंसर बनता है या किस पेज पर इसका आंसर अवेलेबल है। जी, सबसे पहले हम लोग समरी को डिस्कस करते हैं। अ प्रॉब्लम इज अ मैटर और सिचुएशन नीड्स टू बी डेल्ट एंड ओवरकम। कि प्रॉब्लम ऐसा मैटर है जिसकी सिचुएशन को देखकर उसको हम ओवरकम करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से करते हैं। फिर इसी तरह से हमने एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम हेल्प टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम क्विकली, कि हम प्रॉब्लम को सुन के उसके रिलेटेड जो भी हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है, सोल्यूशन है, वो हम जल्द अज जल्द बताते हैं। टाइम बहुत ज्यादा नहीं लेते कि वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला है वो आया, उसके साथ डिस्कस किया, उसकी तमाम मैटर्स को देखा, विद इन फ्यू डेज उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वे आउट बताया। जब उस डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक ने ओके किया कि ठीक है वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो फिर एनालिस्ट अपनी तमाम वर्किंग करके प्रोग्रामर को बताता है कि जी इस तरह का एक प्रोग्राम बनाया जाए। फिर इसी तरह से अ प्रॉब्लम में have more than one solutions, but the best one is the solution comprising less number of steps, or the solution is achieved in less amount of time। कि थोड़े वक्त में उस प्रॉब्लम को कंप्रेस करके उसका सॉल्यूशन निकाल के उसके रिलेटेड जो पर्सन आया है उसको उसका आंसर या उसका सॉल्यूशन दिया जाए। इसी तरह से फोर्थ स्टेप है an algorithm is a set of rules used for solving problems। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं ना, लेट्स सपोज हमने कि एक प्रॉब्लम देखी है, प्रॉब्लम का हमने मुख्तलिफ साइडों से एनालाइज किया है और एनालाइज करने के बाद हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया। अब वो सोल्यूशन हम एक रिटन फॉर्म में सीक्वेंस में लिखेंगे। सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। कि एल्गोरिथम क्या है? जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम के बाद हमने एन एल्गोरिथम टेक्स सम इनपुट्स, प्रोसेस इट एंड गिव्स रिजल्ट्स। जाहिर सी बात है, एल्गोरिथम जब हम बनाते हैं तो वो हमसे इनपुट भी डिमांड करेगा कि बताएं जी इस सॉल्यूशन की इनपुट क्या क्या होंगी। फिर उसके ऊपर अपने फॉर्मूलाज और प्रोसेसिंग करेगा, और फॉर्मूला और प्रोसेसिंग भी उस एनालिस्ट ने लिखनी है उसी एल्गोरिथम के अंदर। फिर उसके बाद वो प्रोसेस के बाद हमें जो इनपुट हमने दी है उसकी आउटपुट भी देगा रिजल्ट्स की सूरत में, और वही रिजल्ट हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होंगे। अब इसी चैप्टर में एक और पॉइंट आया था, एल्गोरिथम आर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। बड़ी सीधी सी बात है, जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख लेते हैं तो लिखे हुए सॉल्यूशन को देख के हमें अंदाजा होता है ना कि कितना डिसीजन आसान है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक प्रॉब्लम के 2, 3, 4, 5 हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, हम उन 3, 4, 5 सॉल्यूशंस का एल्गोरिथम बना लेते हैं, और एल्गोरिथम 3, 4, 5 एल्गोरिथम बने उनमें से जो सबसे बेस्ट वाला एल्गोरिथम है वो हमें डिसाइड कर देता है कि जी ये वाला इजी वे है। अब इसी तरह से जिस वक्त हम कोई भी एल्गोरिथम बना लेते हैं तो फिर उस एल्गोरिथम से
एक पिक्टोरियल फॉर्म का सीक्वेंस बनाते हैं जिसे फ्लो चार्ट कहते हैं, पिक्चर की सूरत में, मुख्तलिफ सिंबल्स की सूरत में। फ्लो चार्ट्स कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स यूज्ड फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। कि एल्गोरिथम की ग्राफिकल फॉर्म जो है वो फ्लो चार्ट कहलाती है। जिस सीक्वेंस से हमने एल्गोरिथम लिखा है उसी सीक्वेंस से हम फ्लो चार्ट बनाते जाएंगे। फ्लो चार्ट क्या है? मैप। स्टार्ट के लिए हम वो एक सिंबल मेंशन कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए एक सिंबल मेंशन करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए एक सिंबल मेंशन करेंगे। इस तरह सिंबल्स की मदद से हम अपने एल्गोरिथम को एक पिक्चर की सूरत में प्रेजेंट करेंगे जो एक ही नजर में देखने से सॉल्यूशन के बारे में क्लियर कर देता है। अब वो जो कॉमनली यूज्ड सिंबल्स फॉर अ फ्लो चार्ट आर इनपुट, आउटपुट, डिसीजन, एरो, स्टार्ट एंड स्टॉप। ये कॉमन सिंबल्स हैं जो किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। स्टार्ट और एंड तो लाजमी है ना, क्योंकि जब हम स्टार्ट मेंशन करेंगे तो ये भी तो मेंशन करना है कि कहां पे जाके इसका प्रोसीजर एंड हुआ है। जो वैल्यूज देंगे वो इनपुट सिंबल के अंदर देंगे, मींस के जो हमने डाटा इनपुट के तौर पर देना है ना, जिसके ऊपर रिजल्ट्स हमने लेने हैं, जिसके बेस पे आउटपुट लेनी है, वो इनपुट सिंबल के अंदर मेंशन करेंगे। और इनपुट सिंबल ही की तरह का आउटपुट सिंबल होता है, पैरेललोग्राम जिसे कहते हैं। अब जहां पे आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वही वाला सिंबल जो इनपुट के लिए इस्तेमाल किया गया था उसी को हम लोग आउटपुट के लिए मेंशन करेंगे, और वहां पे जो आउटपुट आ रही है वो उस सिंबल के अंदर लिख देंगे। फिर डिसीजन सिंबल है। डिसीजन सिंबल नॉर्मली जब एक वैल्यू का आंसर या एक क्वेश्चन का आंसर दो सूरतों में आ सकता है, यस या नो की सूरत में, तो वहां पर डिसीजन सिंबल अप्लाई होता है। दोनों फ्लो एक्टिव होते हैं, यस वाला भी नो वाला भी, कि अगर यस आता है तो क्या ऑप्शन बनेगी या क्या आंसर बनेगा, अगर नो आता है तो क्या ऑप्शन बनेगी या क्या आंसर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमसे कंप्यूटर डिमांड करता है एंटर योर एज। अब कंडीशन लगी हुई है कि अगर एज 18 साल से ज्यादा है तो उसको इजाजत है अकाउंट खोलने की बैंक का, और अगर 18 साल से कम है तो उसको इजाजत नहीं है बैंक अकाउंट खोलने की। तो जब डिसीजन सिंबल वहां पे आ जाएगा तो यस की सूरत में वो अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर में चला जाएगा, और नो की सूरत में उसको बैक ले जाएगा इनपुट में कि वहां पे लिखा होगा प्लीज एंटर योर एज अगेन। जब तक वो 18 साल से ज्यादा एज एंटर नहीं करेगा या कोई और पर्सन नहीं आएगा जो 18 साल से ज्यादा का होगा, उसको आगे प्रोसीजर चलाने की इजाजत नहीं होगी, मींस कि उसका अकाउंट ओपन नहीं होगा। ये मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हैं जो फ्लो चार्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब फ्लो चार्ट के बाद नेक्स्ट आ जाता है वैलिडेशन, मींस टू टेस्ट इफ द सॉल्यूशन इज अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है कि हमें कोई काम दिया गया, हमने वो काम अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया है कि ऐसे ही है। हमें एक प्रॉब्लम बताई गई है, हमने अपनी तरफ से सॉल्यूशन बता दिया कि ये इसका सॉल्यूशन है। अब हमारी तरफ से वो वैलिड है। अब जिस वक्त वो हम किसी और को प्रेजेंट करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो अगर वो उसको ओके करे तो वो वेरिफिकेशन के प्रोसीजर में एंटर हो जाएगा, अदरवाइज वो हमारे लिए तो वैलिड है लेकिन एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पिज्जा शॉप पे पिज्जा परचेज करने का ऑर्डर दिया, साथ में ये कहा कि जी पिज्जा स्पाइसी ना हो और चिकन पिज्जा हो। हमने अपनी तरफ से अपना काम कंप्लीट कर लिया, उसको ऑर्डर दे दिया, वो लेके आया, जो पिज्जा बना है या उसने बेक किया है वो हमारे सामने लेके आया। हमने उसको एक नजर देखा, उसके ऊपर चिकन भी नजर आ रहा है। अब जाहिर बात है वो स्पाइसी है या नहीं है हमें खाए बगैर तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हमने उसको वैलिड करार दे दिया कि ठीक है जी, आपको जो मैंने कहा है आपने वो प्रोवाइड कर दिया है। अब जिस वक्त वो पिज्जा हम खाएंगे, खाने के बाद पता चलेगा कि वो स्पाइसी है या नहीं है, तो जो प्रोसीजर या जो सॉल्यूशन वेरीफाई हो जाए उसको हम लोग वेरिफिकेशन बोलते हैं। वेरिफिकेशन मींस वेदर द सॉल्यूशन इज गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स और नॉट। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि क्लास टीचर ने तमाम क्लास के बच्चों को एक
प्रॉब्लम दी है और कहा है कि इसका सोल्यूशन बताएं। हर बच्चे ने अपने तौर पर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसका एक सोल्यूशन बताया। अब कुछ बच्चों ने ठीक बताया होगा, कुछ बच्चों ने गलत बताया होगा, लेकिन बच्चों को तो नहीं पता ना कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। सब बच्चों के लिए जो उन्होंने सोल्यूशन बताया वो वैलिड है, वो वैलिडेशन है। लेकिन जब जिस सोल्यूशन को टीचर अप्रूव करेगा कि हाँ ये वाला सोल्यूशन ठीक है, तो वो वेरीफाइड सोल्यूशन होगा, उसको हम लोग वेरिफिकेशन बोलेंगे। तो ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब इसी तरह से इस चैप्टर के अंदर जिस वक्त हम डाटा को टेस्ट कर रहे होते हैं कि जो डाटा हमने कंप्यूटर में एंटर किया है क्या वो ठीक है या नहीं ठीक, या हमने जो कंप्यूटर की कोडिंग के दौरान फॉर्मूला अप्लाई किया है क्या वो ठीक है या नहीं ठीक, या इससे भी अपर लेवल पे आए हम लोग तो अभी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट पे हैं, तो एल्गोरिदम में जो हमने फॉर्मूला दिया है स्टेप्स के अंदर क्या वो ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई एज वाली बात आ गई, हमसे पूछा गया था ना कि एंटर योर एज, हमने उसको बता दिया कि मोर देन 18, फॉर्मूला ये दिया कि एज ग्रेटर देन 18 देन वैलिड। अब हमने ये गौर नहीं किया कि 18 से ग्रेटर देन का कहा है, 18 को हमने कंसिडर नहीं किया, तो हमें ये कहना चाहिए था कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो वहां पे जो हमारा ग्रेटर देन का या ग्रेटर देन इक्वल टू का मिस्टेक पॉइंट आया है उसे हम लोग एरर बोलेंगे, और ये टेस्टिंग के दौरान निकलता है एरर। ऐसे एरर को हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। और बाज़-औक़ात किसी जगह पे अगर कोई सेंटेक्स की मिस्टेक हो जाती है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है या कोई वैल्यू की मिस्टेक हो जाती है, उसे हम लोग सेंटेक्स एरर बोलते हैं। और अगर इनपुट में हमने वैल्यू गलत दे दी है, टेक्स्ट देनी थी नंबर दे दी है, नंबर देनी थी टेक्स्ट दे दी है, तो वो जब प्रोग्राम बनेगा, प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन होगी तो वो वहां पे गड़बड़ करेगा, रनिंग के दौरान गड़बड़ करेगा। ऐसी प्रॉब्लम को, ऐसी गलती को, ऐसे एरर को हम लोग रन टाइम एरर बोलते हैं। 3 तरह के एरर आएंगे, रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर वो होगा जहां पे फॉर्मूला की मिस्टेक होगी या लॉजिक की मिस्टेक होगी। रन टाइम एरर वहां पे आएगा जहां पे आपने वैल्यू गलत दे दी, इनपुट गलत दे दी, तो वहां पे रन टाइम एरर आ जाएगा। और सिंटैक्स एरर वहां पे आएगा जहां पे आपने किसी स्पेलिंग की मिस्टेक दे दी या फॉर्मूला लिखना कुछ था लिख कुछ दिया। ऐसी गलती को हम लोग टाइपिंग मिस्टेक बोलते हैं या उसे हम लोग सिंटैक्स एरर बोलते हैं। ये थी अजीज तलबा इस पूरे चैप्टर की समरी। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने बड़ी डिटेल के साथ इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस किया था। ये जो समरी के पॉइंट्स हैं ये बेसिकली हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। ये ज़हन में रखें कि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मेन शॉर्ट क्वेश्चंस यही बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहला पॉइंट है ना, अ प्रॉब्लम इज अ मैटर और सिचुएशन नीड्स टू बी डेल्ट एंड ओवरकम। व्हाट इज प्रॉब्लम, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, उसका ये आंसर बनेगा। इसी तरह से जो सेकंड है ना, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली, हाउ वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम क्विकली, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। तो इसी तरह से ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इन सब के शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आप खुद से क्वेश्चन बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन जो मैंने मेंशन कर दिया है उसी स्टेटमेंट के तहत क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट डिफरेंट भी हो सकती है, व्हाट इज फ्लो चार्ट भी हो सकता है, डिफाइन फ्लो चार्ट भी हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी वर्डिंग आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग ये ज़हन में रखें कि ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट्स नजर आ रही है ना, ये समरी की सूरत में सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जरा लॉन्ग क्वेश्चन को। हमारी बुक पे जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक ग्राफिक्स की सूरत में है। वहां पे इन अ फॉर्म देयर आर सम काउस एंड बर्ड्स, इफ देयर आर टोटल 35 heads and 110 legs, then how many cows
एंड बर्ड्स आर देयर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि टोटल 35 हेड्स हैं, यानी कि 35 सर हैं। तो इसका मतलब टोटल 35 जानवर हैं, खा वो परिंदे हैं या वो काऊ है। अब 35 टोटल एनिमल्स हैं, ये ध्यान में रखें। अब उनकी टोटल लेग्स जो हैं वो 110 है। हमने ये बाइफरकेट करना है कि कितने परिंदे थे और कितनी काऊ थे। अब ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन निकालना है। अपने तौर पर कागज के ऊपर हम लोग टोटल को लिखेंगे कि टोटल 35 है, उनमें से कितनी हम लोग काउस बनाए और कितने बर्ड्स बनाए कि टोटल लेग्स 110 हो जाए। 35 टोटल हो बर्ड्स और एनिमल मिला के, यानी कि बर्ड्स और काउ मिला के। जी एक पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। 10 काउस है, इनकी लेग्स को देखा जाए तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर 10 काउस हैं तो रिमेनिंग 35 में से 25 बर्ड्स बनते हैं। 25 बर्ड्स की 2 लेग्स को अगर काउंट करें तो वो टोटल 50 बनती है। 50 और 40 टोटल आंसर बनता है 90। ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, हमें तो 110 लेग्स चाहिए ना, यहाँ पे 90 आ गई। तो इसका मतलब पहली ऑप्शन हमारी ठीक नहीं है, पहला सोल्यूशन हमारा ठीक नहीं है। सेकंड सोल्यूशन पे आते हैं। सेकंड सोल्यूशन हमारे पास है कि 15 काउस हो और 20 बर्ड्स हो, ये टोटल 35 बनेंगे। अब 15 काउस की लेग्स को देखा जाए तो वो 60 बनती है। 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60। और अगर 20 बर्ड्स को देखा जाए तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40। तो ये 60 और 40 अगर टोटल किया जाए ये तो 100 बन रही है। अभी भी लेग्स जो है वो 110 नहीं हो रही। फिर इसी तरह से थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आई है 20 काउस और 15 बर्ड्स की। अब 20 काउ के 4 लेग्स को देखा जाए तो 80 लेग्स टोटल बनता है, और 15 बर्ड्स को देखा जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 इनकी लेग्स बनती हैं। अब 80 और 30 ये है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट 110। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये वाला, थर्ड वाला। लेकिन डेफिनेटली हमने अपने प्रोसीजर को भी तो एक्सप्लेन करना है ना, कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया, सेकंड अटेम्प्ट में क्या किया, थर्ड अटेम्प्ट में क्या किया। अब जब ये हमारा प्रोसीजर आ गया तो इसका एक एल्गोरिथम बनाएंगे। स्टार्ट लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे, इनपुट में मेंशन करेंगे कि हमारे पास 20 काउस और साथ में मेंशन करेंगे कि 15 बर्ड्स। प्रोसेसिंग लिखेंगे, प्रोसेसिंग में हम लोग दोनों फॉर्मूलाज लिखते हैं। ये जो हमने स्क्रीन के ऊपर दिए हुए ना, ये दोनों फॉर्मूलाज प्रोसेसिंग में आ जाएंगे कि 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 80 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 30। अब उसके बाद प्रोसेसिंग हमारी कंप्लीट होगी, आउटपुट पे आ जाएंगे। आउटपुट पे ये जो टोटल बना हुआ है, ये टोटल हमारा आउटपुट आ जाएगा कौन सा 110। अब जब 110 हमारा आउटपुट आ गया तो हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया, उसको स्टॉप करें और कंप्लीट कर दें। उसी एल्गोरिथम का फिर सेम फ्लो चार्ट बन जाएगा कि स्टार्ट दें, फिर उसके बाद इनपुट सिंबल दें, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग सिंबल दें, फिर आउटपुट सिंबल दें, फिर उसके बाद उसको एंड कर दें। तो ये इसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट आप बनाएंगे इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। अब इसी तरह से हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन प्रॉब्लम, एनालाइसिस, एक्सप्लेन योर आंसर अलोंग विद एन एग्जाम्पल। ये एक हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन निकालना है, यानी कि ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर ढूंढना है। आंसर बड़ा सिंपल है। अभी आप लोगों ने किताब सारी को फॉलो कर लिया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूं कि पेज नंबर 2 पे, जो बुक है ना हमारी, उसके पेज नंबर 2 पे डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम नाम का एक टॉपिक है, वो इसका आंसर। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं और जहां वहां पे एज इट इज लिखा हुआ उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। बेहतर है आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अपने अल्फाज में लिखें, थोड़ा सा बढ़ा के लिखें, ज्यादा लिखें ताकि मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सके। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्ग्यू ऑन इट्स रोल एंड इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इसका आंसर भी पेज नंबर 15 और 16 पे, और जो टॉपिक दिया हुआ है एज इट इज भी लिख सकते हैं, अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, हेडिंग्स निकाल के भी लिख सकते हैं, या आप लिखें और लिख के मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उसको देख के वेरीफाई करूंगा कि आंसर
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है या नहीं है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, सपोज अ प्रॉब्लम हैज मल्टीपल एल्गोरिथम्स, हाउ वुड यू चूज द मोस्ट एफिशिएंट वन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। कि बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं हमारी प्रॉब्लम के, यानी कि बहुत सारे एल्गोरिथम बन रहे हैं। अब एक एल्गोरिथम, फिर दूसरा एल्गोरिथम, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो उनमें से सबसे बेस्ट वन कौन सा है, कैसे हमने सिलेक्ट करना है, उसकी क्या क्या हमारे पास टेक्निक्स हैं, वो आपको नजर आएगा पेज नंबर 21 और 22 पे। इसका टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स का। इसमें वो सारे का सारा आंसर दिया हुआ है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, और मेरी नजर में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, क्योंकि इसकी लेंथ भी प्रॉपर है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर है, और इस चैप्टर के अंदर ये जो मेन टॉपिक्स हैं उनमें से शामिल है। आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि एज इट इज ही लिखे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पेज नंबर 7 पे इसका आंसर है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 7 देखें, वहां पे इसका आंसर आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन का आंसर आप अपने वर्ड्स में लिखें या एज इट इज लिखें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अपने अल्फाज में लिखना चाहें अपने अल्फाज में लिख लें, और अगर जो बुक पे लिखा हुआ है एज इट इज उसको लिखना चाहे तो एज इट इज भी लिख सकते हैं। क्योंकि बुक नहीं है तो इसकी लेंथ का हम डिसाइड नहीं कर सकते। जिस वक्त हम प्रॉपर क्लासरूम के अंदर एक क्वेश्चन के आंसर को चेक करते हैं तमाम बच्चों का, तो फिर वहां पे एनालाइज होता है कि किसका बेहतर है। तो बेहतर यह है कि जो किताब है उसको फॉलो किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। ये भी मेन टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आंसर है पेज नंबर 25 और 26 पे। आप अपनी किताब के पेज नंबर 25 और कुछ पार्ट है 26 के ऊपर, उसको एज इट इज फॉलो करें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ये 6 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन मेरी नजर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसमें है, डिस्क्राइब अ ट्रैक टेबल। ट्रैक टेबल 2-3 दफा हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस भी किया है कि लॉजिकल एरर्स को फाइंड करने के लिए, वॉलीबॉल की टीम सेलेक्ट करने के लिए क्लास के अंदर हमने एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया था। वो पूरे का पूरा प्रोसीजर हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, और साथ में ट्रैक टेबल बना के उसमें मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, किसको नहीं सिलेक्ट करना, कौन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है और कौन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो ट्रैक टेबल का जो टेबल और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए। अब ये थे लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर हमें फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, जिसको हम चूज द करेक्ट ऑप्शन के नाम से बुक के अंदर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशंस आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर एल्गोरिथम और वर्क प्लानिंग। कि कौन सी सॉल्यूशन ऐसी है जो हमारे प्रॉपर एल्गोरिथम और वर्क प्लानिंग में नहीं है। अब इसका आंसर हम लोग इन्हीं ऑप्शंस में से दे सकते हैं जो नीचे दी हुई है। प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन पहली है ऑप्शन, कैंडिड सॉल्यूशन दूसरी ऑप्शन है, स्ट्रेटेजाइज्ड सॉल्यूशन थर्ड ऑप्शन है, बेस्ट सॉल्यूशन फोर्थ ऑप्शन। अब इनमें से हमारी जो सेकंड ऑप्शन है, कैंडिड सॉल्यूशन, ये इसका आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ें, विच सॉल्यूशन आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर एल्गोरिथम और वर्क प्लानिंग। कैंडिड में हमने यही तो पढ़ा है कि ऐसा सॉल्यूशन जो प्रॉपरली एप्लीकेबल ना हो, हमें सिलेक्ट करने में मुश्किल हो रही हो, उसको कैंडिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस मल्टीपल चॉइस का आंसर है कैंडिड सॉल्यूशन। सेकंड मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। बड़ा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा, वो भी फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है ये। अब इसको जरा कंप्लीट करके मैं डेफिनेशन मेंशन कर देता हूं। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस दी हुई है, मैट्रिक्स दी हुई है, ये तो मैथ की टर्मिनोलॉजी है। मैथ के अंदर मुख्तलिफ शेप्स को बनाया जाता है, उसके अंदर डायरेक्शंस को मेंशन किया जाता है। ग्राफ हम लोग तो फिजिक्स वगैरह के अंदर यूज करते हैं, कंप्यूटर में यूज नहीं करते। तो फ्लो चार्ट बनता है, सोल्यूशन नहीं आता। सोल्यूशन हमारे पास ग्राफिक की सूरत में तो नहीं आता ना,
वो तो हम लोग जस्ट एल्गोरिथम की सूरत में या जो हमारी रिकमेंडेशन है वो मेंशन करते हैं। तो इसका आंसर बनता है फ्लो चार्ट। थर्ड है विच सिंबल इज द फ्लो चार्ट इज यूज टू आइदर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। ये भी बड़ी सिंपल, हमने सारे सिंबल्स डिस्कस किए हैं ना, फ्लो चार्ट के सारे सिंबल्स देखे हैं अभी थोड़ी देर पहले कि इनपुट सिंबल है, आउटपुट सिंबल है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग सिंबल है, फिर उसके बाद हमारा एंड और स्टार्ट सिंबल है। तो वो सारे के सारे सिंबल्स में इसका आंसर बनता है टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल स्टार्ट सिंबल को बोलते हैं और वही वाला एंड सिंबल के तौर पर आएगा। तो एंड और स्टार्ट के लिए जो सिंबल आएगा उसका नाम टर्मिनल है। यहां पे जो मेंशन किए हुए हैं वो टर्मिनल है, कनेक्टर है, प्रोसेस है और डिसीजन है। तो स्टार्ट के लिए ना डिसीजन आता है, ना कनेक्टर आता है, ना प्रोसेस आता है। कनेक्टर तो दो एक पेज पे जब खत्म हो जाता है फ्लो चार्ट और अभी थोड़ा सा बाकी रहता है लेकिन पेज खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करने के लिए हम लोग कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। डिसीजन सिंबल जो है वो लॉजिकल ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल होता है और प्रोसेस सिंबल फॉर्मूलाज के लिए इस्तेमाल होता है। तो टर्मिनल हमारा स्टार्ट और एंड के लिए फ्लो चार्ट के लिए सिंबल इस्तेमाल होगा। फोर्थ है डैश मीन्स टू टेस्ट if the required solution is there। अब जरा गौर से इस डेफिनेशन को पढ़ें। डैश मीन्स टू टेस्ट if the required solution is there, कि अगर रिक्वायर्ड सोल्यूशन अवेलेबल है तो वो कहां पे होगी, टेस्ट रिक्वायर्ड सोल्यूशन कहां पे होगी। ये देखिए, अब ये वेरिफिकेशन अभी तो हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, वैलिडेशन वो है जो हमने सोल्यूशन दिया है और वेरिफिकेशन वो है जो वेरीफाई हो गया है। दूसरे बंदे ने जो हमारे सर पर एज ए बॉस एज ए एनालिस्ट बैठा हुआ है उसने वेरीफाई कर दिया कि हाँ जी आपका सोल्यूशन ठीक है, या हमने पिज्जा मंगवाया था वो वैलिडेशन थी। जब मंगवा के उसको खाया कंफर्म हो गया कि वो स्पाइसी नहीं है और चिकन पिज्जा है तो वो वेरिफिकेशन हो गया। तो इसमें ये दोनों वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में से वेरिफिकेशन हमारा आंसर है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट तो बेसिकली हमारा जो सोल्यूशन है उसको रिटन फॉर्म में लिखने या ग्राफिकल सूरत में लिखने का नाम है। तो यहां पे तो हमने जो सोल्यूशन है उसके टेस्ट प्रोसीजर को डिस्कस करना है, तो वो आ जाता है वेरिफिकेशन। लास्ट एमसीक्यू हमारा सिलेक्ट होगा इन अ डैश एरर द सॉल्यूशन इज वर्किंग अबाउट बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। कि हमारा जो सोल्यूशन है ना वो देखने में तो ठीक लग रहा है लेकिन आंसर ठीक नहीं दे रहा। वो कौन सा सोल्यूशन है? अब एक सोल्यूशन तो ऐसा है ना जो हमारे प्रोग्राम को चलने ही नहीं देगा, शुरू में गलती मेंशन कर देगा, जिसको हम लोग सेंटेक्स्ट बोलते हैं। जब हमने फॉर्मूला हमने जब कमांड के अंदर ही मिस्टेक दे दी या अपनी कोडिंग के अंदर ही मिस्टेक दे दी तो वहां पे तो प्रोग्राम आगे चलेगा ही नहीं, तो वो सेंटेक्स्ट एरर बनता है। रैंडम एरर कोई एरर नहीं होता, ऐसे ही मेंशन किया होगा। रन टाइम एरर वो एरर है जो हम डाटा देते हैं इनपुट के तौर पर और अगर वो डाटा गलत दे दिया हुआ है प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो उस डाटा को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो वो रन टाइम एरर कहलाएगा। लेकिन एक एरर ऐसा है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट तो कर देता है, प्रोग्राम डाटा ले रहा होता है इनपुट के तौर पर, आंसर भी दे रहा होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आंसर नहीं आ रहा होता, वो है लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर ऐसा एरर है जो हमारी सोल्यूशन शो तो कर देता है लेकिन जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं देता। ये थी 5 एमसीक्यूज की ऑप्शंस जो आपकी किताब के ऊपर दी हुई है। इनमें से किसी ऑप्शन के अलावा बोर्ड के पेपर में ऑप्शन भी आ सकती है, जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने पढ़े उनमें से कोई आ सकती है, समरी में से कोई आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में से भी आ सकती है। अब नेक्स्ट हमारा इसी बुक के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर है फिल इन द ब्लैंक्स। बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग we need to first dash a problem। गौर से पढ़ें जरा इसको। Before problem solving we need to first dash a problem। वो भी सिंपल सी बात, उसको एनालाइज करेंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग we need to first analyze a problem। कि पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमें इस फिल इन द ब्लैंक के अंदर एनालाइज अप्लाई इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे पहले टॉपिक में ये चीज मेंशन है कि बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट एनालाइज अ प्रॉब्लम। अच्छा,
अब नेक्स्ट सेकंड हमारे फिल इन द ब्लैंक क्या है? एन एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस अ डिफाइंड सेट ऑफ, ओ भाई स्टेप्स, एल्गोरिथम तो स्टेप्स के साथ बनता है ना, तो हमने पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, सारे के सारे स्टेप सीक्वेंस के साथ लिखने हैं, उसी को तो एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ सॉल्यूशन इन अ सीक्वेंस, कि जो सॉल्यूशन है उसको सीक्वेंस में लिखने का नाम एल्गोरिथम। अब इसकी जरा मैं कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ता हूं विद फिल इन द ब्लैंक। एन एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस अ डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स, इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा स्टेप्स। थर्ड वाला है अ फ्लो चार्ट यूटिलाइजेस वेरियस डैश एंड डैश टू मैप आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। अब यहां पे मैप का नाम आ गया। अ फ्लो चार्ट यूटिलाइजेस वेरियस डैश एंड डैश टू मैप आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। ओ भाई सिंबल्स एंड टेक्स्ट आएगा, तो वो सिंबल्स होंगे उनके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो ये बनेगा अ फ्लो चार्ट यूटिलाइजेस वेरियस सिंबल्स एंड टेक्स्ट टू मैप आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। अब जो टेक्स्ट है उसके अंदर आपकी वैल्यूज भी आ सकती हैं। इस फिल इन द ब्लैंक में आपको बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी कि किस चीज के बारे में पूछा गया, लेकिन अब ये जहन में रखें कि सिंबल पहले में और टेक्स्ट दूसरे में आना, क्योंकि वेरियस कहा गया तो वेरियस तो सिंबल्स आएंगे और टेक्स्ट सारे का सारा डाटा जो भी लिखेंगे वो सारे का सारा टेक्स्ट कहलाएगा जी। तो आज की फोर्थ फिल इन द ब्लैंक है इन फ्लो चार्ट्स सिंबल्स डिसीजन इज यूज टू शो आ। तो मैंने नाम को बता दिया आपको, तो वो अपने नाम से ज़ाहिर है डिसीजन मेकिंग। इन फ्लो चार्ट्स सिंबल डैश इज यूज टू शो आ डिसीजन मेकिंग। अगर ऐसे आ जाता है तो फिर वहां पे आपको सिंबल बनाना पड़ना। अब उन्होंने सिंबल क्योंकि दे दिया है तो फिर आपको वहां पे डिसीजन मेकिंग के लिए जगह खाली छोड़ी गई है, वहां पे डिसीजन मेकिंग देना होगा। लास्ट आज की फिल इन द ब्लैंक है डैश इज यूज्ड टू टेस्ट द सॉल्यूशन। बड़ी सिंपल सी, और भाई अभी तो मैंने 2 दफा एक्सप्लेन किया है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज यूज्ड टू टेस्ट द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन निकाला गया है एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट की मदद से, उसको मैंने बनाया है, वो वेरीफाइड हो गया। जब उसको कंफर्म कर लिया गया तो वेरिफिकेशन हो गया। तो वेरिफिकेशन जब किसी सॉल्यूशन की जाती है तब वो एप्लीकेबल होता है। अजीज तलबा, इस चैप्टर के अंदर हमने तमाम टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया, उनकी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया, कहां कहां पे अप्लाई होते हैं उनको डिस्कस किया, और फिर उसके बाद उनके रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो इससे डिफरेंट होगा। इस चैप्टर में हमने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टच किया था कि किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को हमारे सामने आना होता है, हम किस तरह से उस प्रॉब्लम को देखते हैं और देखने के बाद उसका सोल्यूशन निकालते हैं अपने तौर पर, और उस सोल्यूशन को रिटन फॉर्म में स्टेप्स की सूरत में लिखते हैं, जिसे हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। और उस एल्गोरिथम को जब पिक्चर्स की सूरत में हम किसी ड्राइंग फॉर्मेट में या किसी मैप फॉर्मेट में बनाते हैं, पिक्चर्स की सूरत में बनाते हैं, उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। सिंबल्स की मदद से, फ्लो लाइन की मदद से, फ्लो चार्ट के बाद हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को प्रोग्रामर तक पहुंचा देते हैं कि ये है इसका सोल्यूशन, ये है इसका एल्गोरिथम और ये है इसका फ्लो चार्ट। अब प्रोग्रामर वाला काम जो है वो आगे वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट चैप्टर में जो जो चीज़ें आएंगी उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बारे में जो जो आपके जहन में क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे वो क्यूरीज, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बगैर किसी वजह के घर से बाहर ना निकलें, SOPs का ख्याल रखें, अपने आप को कवर करें, अपने घर वालों को कवर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ।